जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम पर्यावरणीय परिवर्तन या एनवायरमेंटल चेंजेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है पर्यावरणीय परिवर्तन। देखिए, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवयवों में होने वाले अवांछित एवं अनचाहे परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज क्या है? देखिए, यदि जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो स्वाभाविक सी बात है ऋतुओं की, ऋतुओं का जो क्रम है और ऋतुओं का जो समय, ऋतुओं का जो कालखंड है और क्रम है, उसमें परिवर्तन होगा। जैसे कहीं पर कम वर्षा होगी तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा वर्षा होगी, जिससे कहीं पर सूखा होगा तो कहीं पर बाढ़ आएगी। साथ ही साथ कहीं पर बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि होगी तो कहीं पर तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी, जिससे हमारा पर्यावरण क्या होगा? प्रभावित होगा। और अगर हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा तो सजीवों पर इसका क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव होगा। जैसे मनुष्यों पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, सब पर इसका क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम संक्षिप्त में ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो कि सजीवों को या जीव जंतुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें ही पर्यावरणीय परिवर्तन या एनवायरमेंटल चेंजेस कहा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक परिभाषा से आप जो है पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझ गए होंगे। तो सामान्यतः पर्यावरणीय परिवर्तन क्या होते हैं? पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवयवों में होने वाले अनचाहे एवं अवांछनीय परिवर्तन को ही पर्यावरणीय परिवर्तन कहते हैं। या ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तन जो कि सजीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनको ही एनवायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? जलवायु परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? वैश्विक तापन या ग्लोबल क्या हो जाएगा? वार्मिंग हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? वर्षा चक्रण में परिवर्तन। ठीक है, वर्षा चक्रण में परिवर्तन के साथ साथ वर्षा वितरण में परिवर्तन। और चौथा हो जाएगा लोगों के जीवन स्तर में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा? ओजोन छिद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओजोन छिद्र हो जाएगा। साथ ही साथ समुद्र स्तर का क्या हो जाएगा? बढ़ना हो जाएगा। तो ये सभी समुद्र स्तर का क्या हो जाएगा? बढ़ना हो जाएगा। ये सभी क्या कहलाते हैं? पर्यावरणीय परिवर्तन है, जो कि मानव को बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसीलिए हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन जो है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें या जिससे यूपीएससी से लेकर एमपीपीएससी हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और कंसेप्ट के बाद में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जो कार्यक्रम संचालित हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन को समझेंगे, फिर उसको बचाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, कौन कौन सी संधियां हैं, वो पूरा को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर्यावरणीय परिवर्तनों में सबसे पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तन है, उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। उसके बाद में हम जो है जलवायु परिवर्तन पर समझेंगे। तो पर्यावरणीय परिवर्तन क्या होते हैं? पर्यावरण में होने वाले अवांछित एवं अनैच्छिक परिवर्तन जिससे जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उनको ही पर्यावरणीय परिवर्तन कहते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा जलवायु में परिवर्तन, फिर वैश्विक तापमान में परिवर्तन, वर्षा की अनियमितता, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। समय के साथ साथ मृदा की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में परिवर्तन होना, जल की गुणवत्ता में कमी आना अर्थात जल प्रदूषण, वायु में प्रदूषक तत्वों का मिलना, साथ ही साथ विभिन्न नई बीमारियों का परिवर्तन। तो ये सभी विभिन्न परिवर्तन हो जाएंगे, जिसमें से पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, जिसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कहीं कहीं पर मौसम परिवर्तन भी आता है, सीजनल चेंजेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या क्या होता है।
तो देखिए, किसी बड़े स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत ही क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि किसी देश में लंबे समय तक तापमान क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण जलवायु होगी, राइट। और कहीं पर तापमान क्या होता है? कम पाया जाता है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीत जलवायु होगी। जैसे यूरोप की जलवायु शीत जलवायु है, कोल्ड क्लाइमेट है, और इंडिया की जो जलवायु है वो कैसी है? हॉट क्लाइमेट है या उष्ण जलवायु है। साथ ही साथ ये कैसी होती है? स्थायी होते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जो मौसम है, मौसम क्या होता है? तो किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं, राइट, किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, पवनों की गति, राइट, वर्षा की मात्रा की कुल योग को ही क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है, राइट। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? एक बड़े क्षेत्र, राइट, तो किसी बड़े स्थल की लंबी दशाओं जैसे तापमान की मात्रा, राइट, तापमान का स्तर, वर्षा की मात्रा, पवनों की गति इत्यादि के योग को ही क्या कहा जाता है? जलवायु। तो बड़े स्थान के लंबे समय की, राइट, और मौसम में क्या हो जाएगा? सीमित क्षेत्र की लघु अवधि की, सीमित क्षेत्र की और लघु अवधि की। तो ये इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो किसी बड़े स्थान की लंबे समय की मौसमी घटनाओं जैसे तापमान का स्तर, वर्षा की मात्रा, पवनों की गति के औसत को ही क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। और किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वर्षा के वितरण की लघु अवधि का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। दूसरा, मौसम प्रायः क्या होता है? बदलता रहता है। हर 2-4 महीने में मौसम बदल जाता है। जैसे इंडिया में, राइट, जैसे भारत में अभी जो है ठंड का मौसम चल रहा है, फिर गर्मी का मौसम हो जाएगा, फिर वर्षा का मौसम आ जाएगा, राइट। परंतु जो जलवायु क्या होती है? स्थायी होती है। और जलवायु की वजह से ही उस क्षेत्र में वनस्पति का विकास होता है। किसका? वनस्पति का। तो जलवायु की वजह से उस क्षेत्र में वनस्पति का विकास होता है। साथ ही साथ उस क्षेत्र के लोगों का समाज एवं संस्कृति भी विकसित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर ध्रुव है, राइट, ये कर्क रेखा है, और ये क्या हो जाएगी? मकर रेखा हो जाएगी। तो चूंकि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए इसके आसपास वर्ष भर तापमान ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, राइट। और यहाँ पर जो जलवायु होती है उसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत, राइट, इसके विपरीत ध्रुवों पर जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? शीत जलवायु होती है। उसका कारण क्या है? कि ध्रुवों पर प्रकाश की मात्रा क्या होती है? कम होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ध्रुव है, एक मिनट, ये हमारी क्या हो जाएगी? पृथ्वी हो जाएगी। और पृथ्वी पर ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, यहाँ पर तो क्या होगी? उष्ण जलवायु होगी, क्योंकि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है। और ध्रुवों पर क्या होगी? यहाँ पर शीत जलवायु होगी, राइट, शीत जलवायु होगी, क्योंकि प्रकाश की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर क्या होती हैं? लंबवत पड़ती हैं यहाँ पर। परंतु जो ध्रुवों तक जो है वायुमंडल, जैसे अगर हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच दें तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो तो सीधी हैं, लेकिन यहाँ पर किरणों को इतनी दूर तक चलना पड़ेगा, जिससे क्या होता है? प्रकाश की मात्रा क्या होती है? कम होती रहती है। यही कारण है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु पाई जाती है, और यही यहाँ पर क्या पाई जाती है? शीत जलवायु पाई जाती है। और इस जलवायु की वजह से ही जो है वहाँ की संस्कृति का क्या होता है? विकास होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे यूरोप है, राइट, और दूसरी तरफ हम भारत ले लेंगे, राइट। अब अगर हम देखते हैं तो यूरोप है, यूरोप की जलवायु कैसी होती है? शीत जलवायु, अर्थात वहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम होती है, इसीलिए प्राकृतिक रूप से वहाँ के लोगों का जो शारीरिक रंग होता है वो कैसा होता है? गोरा होता है। उनकी चमड़ी का रंग कैसा होता है? गोरा होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक मिलनिन, राइट, मिलनिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि प्रकाश की मात्रा पर डिपेंड करता है। तो हमारी त्वचा को प्रकाश से नुकसान ना हो, इसलिए मिलनिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। अगर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होगी तो मिलनिन हार्मोन का स्त्रावण होगा, मिलनिन
पिगमेंट का स्त्रावण ज़्यादा होगा, जिससे शरीर का रंग स्वतः ही काला या डार्क हो जाएगा। परंतु प्रकाश की मात्रा कम होगी तो त्वचा का रंग कैसा होगा, गोरा होगा। इसीलिए यूरोपियन जो लोग हैं वो गोरे होते हैं, और भारत में जो लोगों का रंग होता है वो श्याम होता है या काला होता है। इसलिए कितनी ही आप जो है कॉस्मेटिक आइटम्स को जो है यूज़ कर लो, आप वैसे ही रहेंगे। और पश्चिमी जो आप समझते हैं ना कि पश्चिमी सभ्यता का क्या प्रभाव, यही तो प्रभाव है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को रटा दिया है कि गोरा इज द बेस्ट, राइट। गोरा है तो सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि उनकी जलवायु इसीलिए वो गोरे होते हैं। और हमारी जलवायु उष्ण कटिबंधीय, इसीलिए हम प्राकृतिक रूप से ही क्या होते हैं, हमारे देश के लोगों का रंग क्या होता है, श्याम होता है, राइट। दोनों ही खूबसूरत हैं, क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कल्चर है उसमें शराब को पवित्र माना जाता है। ये तो जो है चर्च में भी शराब को क्या करते हैं, भगवान को या एक तरीके से गॉड को ऑफर करते हैं। और भारतीय संस्कृति में शराब को क्या माना जाता है, बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप सीधे से समझिए, राइट, वो शीत जलवायु में रहते हैं तो उनको गर्म रहने के लिए शराब चाहिए, शराब नहीं पिएंगे तो ठंड में ठिठुर के जो है बीमार हो जाएंगे। और हमारे देश में क्या पिया जाता है, छाछ है, नींबू है। क्यों? क्योंकि हम जो है उष्ण जलवायु में रहते हैं। यदि हम उष्ण जलवायु में रहते हुए शराब का सेवन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बीमार हम भी पड़ेंगे, राइट। फिर अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा कोट पैंट पहनते हैं, राइट। कोट है, कोटी है, टाई है, सॉक्स है, और हम क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते थे हमारे पूर्वज, जो कि हमारी जलवायु के अनुसार बिल्कुल ही उचित है। स्वेटिंग आसानी से हो सके इसलिए धोती कुर्ता का पहनावा बहुत बढ़िया था। लेकिन हमारे देश के लोग इतने मूर्ख हैं, या एक तरीके से पश्चिमीकरण या जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें उलझ चुके हैं कि गर्मियों के दिन में भी शादी होते हैं तो दूल्हा दुल्हन और सभी बाराती जो हैं कोट पैंट पहनते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा गर्मी में लोगों को जो है कम कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन हमें तो पता है कि जेंटलमैन मतलब टाई कोट पैंट पहनने वाला, भले ही चाहे गर्मी लगे, राइट, तो कोट पैंट पहनते हैं और फिर एसी में जाकर रहते हैं। तो दोनों चीज़ें क्या है, ऊर्जा का भी खपत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ आपके शरीर के बीमार होने के चांसेस भी क्या है, ज़्यादा हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जलवायु की वजह से ही होता है। हालांकि हम ये जो है इतना आप पर्याप्त समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि बर्फबारी होती है, कहाँ पर, यूरोप में, इसलिए वहाँ पर इस तरीके से जो अशोक के पेड़ हैं ये पाए जाते हैं ताकि जो बर्फ है वो नीचे निकल जाए। और हमारे देश में कैसे सदाबहार इस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, राइट, छायादार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जलवायु किसी बड़े क्षेत्र, राइट, तो जलवायु, राइट, जलवायु किसी भी बड़े क्षेत्र की जो मौसमी दशाएं हैं या जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, जैसे तापमान है, वर्षा की मात्रा है, वर्षा का वितरण है, पवनों की गति है, उस सबको क्या करती है, प्रभावित करती है। या किसी बड़े स्थान के लंबे समय की जो मौसमी घटनाओं का औसत होती है उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और जलवायु से ही वहाँ की समाज, संस्कृति, सभ्यता का क्या होता है, विकास होता है। इसीलिए अगर किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु में परिवर्तन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होने से वहां पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण के साथ साथ हर एक क्षेत्र में उसका क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। जैसे अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो जो वनस्पति है, राइट, वनस्पति का उत्पादन कम होगा, साथ ही साथ लोगों के जो रहन सहन का तरीका उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। लोग अपने खाने की चीजें बदलेंगे, राइट, पहनने की। तो अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सभी प्रकारों से क्या होगा, बदलाव होगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम आगे जाकर समझेंगे। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है या मौसम बदलाव क्या होता है, तो देखिए वैश्विक स्तर पर बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों के अधिक निकलने की वजह से ही, राइट, प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उनको ही क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं,
राइट। तो जलवायु परिवर्तन क्या कहलाता है, इसको एक बार और बता दूं, राइट। तो वैश्विक स्तर पर जो उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ वाहनों से जो गैसें, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी वजह से विशेष क्षेत्रों में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है, क्लाइमेटिक चेंज कहा जाता है या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। अब हरित गृह प्रभाव पौधा क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है इस तरीके से कार्य करती है कि दिन में जो सूर्य की किरणें आती हैं, रात में वह जो पृथ्वी की गर्मी है वो लौटकर कहां पर चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी ना तो ज़्यादा ठंडी हो पाती है और ना ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, अर्थात जो वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी के लिए कंबल के तौर पर कार्य करता है, जिसमें मुख्य रूप से CO2 क्या करती है, भूमिका निभाती है। परंतु यदि वाहनों से निकलने वाले धुएं से CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो दिन रात में जो भी भौगोलिक विकिरण होता है वो जब रात में निकलेगा तो इस परत से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, और टकरा कर वो वायुमंडल में नहीं जा पाएगा, जिससे लगातार तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखो हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूर्य की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। उसको ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसी लंबे समय तक होता रहेगा तो उससे ही जो जलवायु में परिवर्तन होगा उसको ही क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेटिक चेंज कहा जाता है। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, यहां से सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है सीधा ऑब्जेक्टिव, कि यदि ये गैसों का इन गैसों का सांद्रण हमारे वातावरण में बढ़ेगा तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आगे जाकर जलवायु परिवर्तन में ही क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, राइट। तो हरित गृह प्रभाव क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। तो हरित गृह प्रभाव के लिए ये गैसें क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब वर्तमान समय में आधुनिक दुनिया में वाहनों के माध्यम से ही व्यक्तियों का एवं सामानों का आदान प्रदान किया जाता है। तो वाहन है, बड़े बड़े उद्योग हैं या दहन है, राइट। तो वाहनों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से एवं दहन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकल रही है, फिर वाहनों से नाइट्रस ऑक्साइड भी निकल रहा है, फिर जो एक तरीके से फ्रिज है, राइट, फ्रिज हो जाएगा, AC हो जाएगा, और जो जेट विमान है उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, फिर जल वाष्प हो जाएगी, फिर सल्फर हेक्साक्लोराइड हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, स्थलीय ओजोन हो जाएंगी। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो यदि वाहनों से, उद्योगों से एवं दहन से ये सब गैसें निकलेंगी और इनका सांद्रण बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो पृथ्वी से निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण उस परत से टकराकर पृथ्वी पर ही क्या होगा, लौट आएगा, और उसके लौट आने की वजह से ही तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, राइट। और इसी की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और किसी क्षेत्र में यदि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो लंबे समय तक अगर होगा तो उसी की वजह से उस क्षेत्र की क्लाइमेट में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों की तीनों चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैंने तीनों की तीनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, राइट। अब अगर जैसे आपको कहना हो कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब हमारे वातावरण में या विशेषकर वायुमंडल में, तो जब हमारे वातावरण में या वायुमंडल में CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ती है तो पृथ्वी से निकलने वाला पार्थिव विकिरण उन गैसों से टकराकर पृथ्वी पर ही वापस आ जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया को ही भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और कई जो संस्थाएं हैं जैसे IPCC हो जाएगा, राइट। तो IPCC के समान कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने
तुलना की है और तुलना में ये पाया है कि 1860 अर्थात जब औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ था, राइट, तो 1860 की तुलना में 0.3 से लेकर 0.6 जो तापमान है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो पहले की दशाओं से लेकर वर्तमान दशाओं में 0.6 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है तो क्या है, राइट, उसका जो है प्रभाव हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो जलवायु में भी जो परिवर्तन है उसके चलो प्रभाव को पहले समझ लेते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो क्या है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इन तीनों चीजों का जो है सार बता रहा हूँ। किसका कहने का तात्पर्य ये कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या नकारात्मक प्रभाव होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या नकारात्मक प्रभाव होता है और ग्लोबल वार्मिंग का क्या नकारात्मक प्रभाव होता है, उसको हम एक एक करके समझेंगे, राइट। जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, बर्फ का पिघलना। अब इसको समझिए कि बर्फ का पिघलना इतना खतरनाक क्यों है। देखिए अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो पूरा का पूरा जल है, राइट, हमारी पृथ्वी पर क्या है जो टोटल जल है, तो अगर हम देखें तो पृथ्वी पर केवल और केवल पृथ्वी के केवल और केवल क्या हो जाएगा, 28% पर क्या है स्थल भाग है और 72% पर क्या है जल है। तो आप तो सोच रहे होंगे पृथ्वी पर तो सर जल ही जल है, तो पृथ्वी के 72% भाग पर क्या है जल है, परंतु ये जो टोटल जल है, राइट, ये जो कुल जल है इसमें से भी 98% जो है वो कैसा है, लवणीय जल है, अर्थात खारा जल है, अर्थात किस में पाया जाता है, समुद्र में। तो 98% जो लवणीय जल है वो किस में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, जो कि हमारे लिए पेयजल के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। केवल और केवल जो 2% जल है वह कैसा है, मीठा जल है, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं। अब इसमें से भी जो 98% जो जल है, राइट, मैं एक्यूरेट बताऊं तो 97 पॉइंट क्या है, कुछ है, जैसे एक्यूरेट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 97.5% जो जल है वो ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी पूरी की पूरी मानव जाति और जीवधारियों के लिए जो कुल जल है वो 2% है, और उस 2% में से भी जो 97.5 है वो ध्रुवीय बर्फ के रूप में क्या है, जमा हुआ है, जिसको भविष्य में मीठे जल का क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जिस दिन ये भूमिगत जल समाप्त हो जाएगा, अर्थात वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, उस दिन व्यक्ति इस ध्रुवीय बर्फ के माध्यम से ही जल को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो 97.5% जो है ध्रुवीय बर्फ के रूप में पिघल जो है जमा हुआ है। केवल और केवल जो 2% जल है वो नदियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, जलवाष्प के रूप में, जो है भूमिगत जल के रूप में हमारे लिए पेयजल के रूप में उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे के पूरे जीवधारियों के लिए जो जल है जिनसे उनका जीवन संभव है उसका 97-98% कहाँ है, ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। अब अगर ये ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी तो इसके क्या होंगे, 2 नुकसान होंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भविष्य में जल के भंडार है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। तो यदि जलवायु परिवर्तन की वजह से ध्रुवीय बर्फ पिघलती है तो भविष्य में जल के भंडारों में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि ये ध्रुवीय बर्फ पिघलकर किस में जल जाएगी, महासागरों में, और वो लवणीय जल बन जाएगा, जिसका हमारे पास में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको जो है पेयजल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तो भविष्य में जल के भंडार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वही दूसरी चीज, बर्फ के पिघलने से समुद्र का क्या होगा, स्तर बढ़ेगा। तो ध्रुवीय बर्फ के बढ़ने से यदि समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो समुद्र तल यदि ऊपर उठता है तो कई छोटे छोटे द्वीप क्या हो जाएंगे, डूब में चले जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर
जल स्तर बढ़ेगा तो हमारे देश में भी अगर हम देखें तो गुजरात का क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में कुछ क्षेत्र हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो एक तो भविष्य में जल के भंडार कम हो जाएंगे और समुद्र डूब जाएंगे, इसलिए ध्रुवीय बर्फ नहीं पिघलना चाहिए। परंतु जलवायु परिवर्तन की वजह से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और 1993 से लेकर 2003 तक 3 मिलीमीटर प्रति 3 मिलीमीटर की गति से क्या है, ये जो है ध्रुवीय बर्फ जो है पिघल रही। तो 1993 से लेकर 2003 तक 3 मिलीमीटर के हिसाब से जो है ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और समुद्र स्तर जो है वो भी क्या है, ऊपर उठ रहा है। इसके अलावा भी महासागरीय धाराओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है और महासागरीय धाराओं में परिवर्तन होने से भी कई देशों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अल नीनो, अल नीनो या क्या हो जाएगा, लालीनो प्रभाव हो जाएगा, ला नीनो, तो यदि अल नीनो या ला नीनो इफेक्ट होता है तो दोनों ही स्थितियों में या तो भारत में बाढ़ आएगी या भारत में सूखा होगा, जो दोनों ही तरीके से भारत के लिए क्या है, नुकसानदायक है। और ऐसे ही स्थिति पूरी दुनिया में कई देशों के पास भी है। इसीलिए महासागरीय धाराओं में परिवर्तन भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रखता है। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा आएंगे तो जैसे आप देखते होंगे कि कभी ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ की 1 लाख जनसंख्या को हम जो है 10, 15, 20 दिन के लिए दूसरी जगह स्थापित करते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को दूसरी जगह लाना, उनकी भोजन की व्यवस्था करने में कई आर्थिक खर्चे आते हैं। तो जो चक्रवात है उनकी संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ ITCZ में क्या होगा, परिवर्तन होगा, अंतः उष्णकटिबंधीय अधिभरण क्षेत्र। तो अंतः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है या ICTZ है उसमें परिवर्तन होगा, तो मौसम में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण के लिए जून में जो अभिसरण क्षेत्र या ITCZ है वो भारतीय महाद्वीप में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अगर ये ITCZ की स्थिति में परिवर्तन होगा तो उससे या तो मानसून लेट आएगा या क्या होगा, पहले ही हो जाएगा। और मानसून यदि लेट होगा या पहले ही आएगा तो उससे जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मिट्टी की जो आर्द्रता है उसमें भी जो है कमी आ रही है, और कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन से जीव जंतुओं का जीवन संकट में आ जाएगा। साथ ही साथ वनस्पति भी कम उत्पादित होगी। इसी वजह से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं जंगलों पर भी इसका क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो जंगल है वो सूख रहे हैं, साथ ही साथ जंगलों में आग लग रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जिससे जैव विविधता को बहुत ही ज़्यादा क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट सबके हमने क्या देख लिए हैं, यहाँ पर प्रभाव देख लिए हैं। ठीक है, अब हम जो है जलवायु परिवर्तन के कारण समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं, तो जलवायु परिवर्तन, तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव जनित कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण है लेकिन उनका योगदान नाम मात्र का है। तो प्राकृतिक कारणों में क्या हो जाएगा, सौर विकिरण में भिन्नता। तो प्राकृतिक कारणों में पहला हो जाएगा सौर विकिरण में भिन्नता, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होती है। फिर सौर कलंक चक्र हो जाएगा, तो सूर्य में कभी कभी जो है सौर ज्वाला उठती हैं, और जो सौर कलंक होते हैं उनसे भी हानिकारक जो है विकिरण निकलता है, वह भी वैश्विक तापमान में या जलवायु परिवर्तन में भूमिका निभाता है। ज्वालामुखी का उद्वेगन हो जाएगा या ज्वालामुखी का फटना हो जाएगा। फिर वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, अगर वायुमंडलीय जो गैस है उनमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उससे भी जो है उससे भी क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। फिर क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन। अब हम समझते हैं यहाँ पर मानव जनित कारण। तो देखिए कुल मिलाकर ये कि सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रदूषण, तो मनुष्य, वर्तमान समय में जैसे जैसे जीवन पद्धति विकसित होती जा रही है वैसे वैसे मनुष्य विलासिता पूर्वक जीवन जीने का आदी हो चुका है। इसलिए वर्तमान समय में हम कई गैजेट्स का, कई वाहनों का, कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। और प्रदूषण के फैलने की वजह से ही जो है गैसें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, तो
विलासितापूर्ण जीवन जीने की वजह से ही प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही साथ नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, तो नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, दोनों की वजह से नगरों में कई वाहन चलते रहते हैं, इसलिए प्रदूषण फैलता है। उद्योगों से भी हानिकारक गैसेज निकलती हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वनों को काट रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ईंधन का ह्रास होता जा रहा है, और जो CO2 और जो अन्य ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन बढ़ रहा है। कैसे? राइट, वाहन चलाने से, उद्योगों से ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही। साथ ही साथ जो AC है, फ्रिज है, या जो वायु जेट है, उनसे CFC का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। राइट, और क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो इत्यादि क्या है? ये थे कारण। राइट, और ये हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समझ लिए। अब हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन और भारत की स्थिति कैसी है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, दुनिया में एक तरफ है विकसित देश, जिनका मानना ये है कि दुनिया में जो विकसित देश है उनका ये मानना है कि प्रतिबंध सब देशों पर एक समान लगने चाहिए। तो वहां पर जो विकासशील देशों का ये कहना है कि जो विकासशील देश है उनका ये कहना है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने तो पहले ही अपने कोयले का या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर लिया है, और उसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अगर वो अब कोयले का प्रयोग नहीं करते तो उनको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास में नई तकनीक है। इनके पास में, विकसित देशों के पास में, जिसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने तो जलवायु परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को ही मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये तो विकासशील देशों की क्या है? रणनीति है। तो कई विकसित जो देश हैं वो जलवायु परिवर्तन को मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उनको प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे, प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे तो उनको जो कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, जिनसे उनका आर्थिक विकास रुकेगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि पूरी दुनिया पर एक समान क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव कौन उठाते हैं? विकासशील देश। क्यों? क्योंकि ये इन देशों में अभी तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही नहीं हुआ है, इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। तो यदि ये इनको ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो ये विकासशील अवस्था में ही रहेंगे। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन एक विवादित मुद्दा रहा है। कुछ देश जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो कुछ लोग इस पर प्रतिबंध भी चाहते हैं, परंतु कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे सभी देशों पर एक समान प्रतिबंध चाहते हैं। तो वहीं जो विकासशील देश हैं वो चाहते हैं कि विकसित देशों पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए और जो विकासशील देश हैं उनको थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए, ताकि विकासशील देश भी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। और इसी वजह से भारत चूंकि जो है विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत ने 2009 में ही अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाना चाहिए। और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि जलवायु को रोकना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। कैसी? संयुक्त जिम्मेदारी है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकना साझा जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए अलग अलग साझा दायित्व है, लेकिन सभी देशों को अलग अलग जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। विकासशील देशों को रियायत मिलनी चाहिए और विकसित देशों को क्या होना चाहिए? कठोर प्रतिबंध, या विकसित देशों पर कड़े प्रतिबंध होने चाहिए। तो भारत ने अपनी स्थिति 2009 में ही साफ कर दी थी और भारत का एक सिद्धांत है साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, अर्थात विकासशील देशों पर ज़्यादा प्रतिबंध और विकसित देशों पर ज़्यादा प्रतिबंध और विकासशील देशों पर थोड़ी कम प्रतिबंध। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें कमी होनी चाहिए, अर्थात ऐसे उत्पाद जिनमें ग्रीन हाउस गैसों का यूज होता है उनका उत्पादन एवं बेचने पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो ये निर्धारित किया गया कि जो वैश्विक तापन है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, वो औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रयास करना चाहिए। तीसरा, अनुकूलन, ऐसी पद्धति विकसित करना चाहिए कि जिससे जो है तापमान में बढ़ोतरी ना हो। चौथा क्या हो जाएगी? वित्तीय व्यवस्था, जो गरीब देश हैं विकासशील देश हैं, उनमें आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि वो नई तकनीक से उत्पादन कर सकें और प्रदूषण कम हो। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो जाएगा। कई विकसित देशों के पास में नई तकनीक है
और वो अगर तकनीक गरीब देशों को या विकासशील देशों को दे देंगे तो वो कोयले का या जो हाइड्रोकार्बन है उनको उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रति व्यक्ति बनाम कुल कार्बन क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। तो इस तरीके से जो है भारत ने ये अपनी स्थिति जो है रखी है। अब जलवायु को रोकने संबंधी भारतीय प्रयास कौन कौन से हैं, राइट। वैश्विक स्तर पर तो कई चल रहे हैं, लेकिन हम हमारे देश की बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे और यहीं से प्रीलिम्स में MCQs बनेंगे। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, राइट। 8 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत ने 8 जून 2008 को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कब, 8 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का गठन किया था, जिसमें 8 मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें पहला मिशन कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन। हाइड्रोकार्बन अर्थात कोयला, डीजल, पेट्रोल की बजाय फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना और फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी की सहायता से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, ताकि कोयले आधारित जो ताप विद्युत गृह हैं उनसे कोयले का प्रयोग करके कम से कम जो है बिजली बनानी पड़े। दूसरा, राष्ट्रीय जल मिशन, जल उपयोग की कार्यकुशलता में 20% की वृद्धि करना, ताकि जल बेकार ना जाए। फिर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, इसके तहत भारत के ऐसे क्षेत्र, राइट, जिन पर 23% वनाच्छादन है उसको बढ़ाकर 33% करना, अर्थात वृक्षारोपण पर फोकस करना। चौथा, राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा कार्यकुशलता क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा, अर्थात 2012 तक 10,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करना और ऐसे उपाय करना। फिर राष्ट्रीय सतत निवास क्षेत्र क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का क्या करना, निर्धारण करना, ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो सके। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हो जाएगा, राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र संरक्षण मिशन हो जाएगा और राष्ट्रीय जलवायु रणनीति ज्ञान क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा। तो ये प्रयास कहाँ पर किए गए हैं, भारत में किए गए हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु किए गए प्रयास, और ये मोस्ट IMP है, यहीं से एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रीलिम्स के लिए ये वाली स्लाइड आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, बट यहाँ से तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने ही बने हैं। चलिए अब हम समझते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, राइट। इस पृथ्वी सम्मेलन में जिन देशों ने भाग लिया था उन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी आपस में चर्चा की थी, और उन सभी देशों ने 1994 में एक मीटिंग अटेंड की थी, राइट, और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, राइट। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन ऑन क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क सम्मेलन ये कब हुआ था, 1994 हुआ था, और यह जलवायु परिवर्तन को रोकने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रयास है, राइट। चलिए, तो पृथ्वी सम्मेलन में जिन देशों ने भाग लिया था उन्होंने 1994 में भाग लिया, तथा 1994 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये 1994 में हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, राइट, यह क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1994 में, जिसको UNFCCC भी कहा जाता है। और इस
सम्मेलन के तहत, इस फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि यूएनएफएफसी के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी बैठक होगी और उस बैठक में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या किए जाएंगे, प्रयास किए जाएंगे। इसीलिए जिस देश में इनकी बैठक होती है उस सम्मेलन का नाम दिया जाता है, जैसे दोहा सम्मेलन। साथ ही साथ जो यूएनएफएफसी के जो सदस्य हैं उनकी जब बैठक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉप, जैसे कॉप 1। तो जो कॉप 1 की बैठक थी वो कब हुई थी, 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। फिर जैसे अगर हम देखें तो 96 में कॉप 2 होगा, 97 में कॉप क्या होगा, 3rd होगा, इस तरीके से बढ़ता चलेगा। तो जो COP कॉप की जो बैठक कहाँ पर हुई थी, कानकुन में, तो उसको ही क्या कहा जाने लगा, कानकुन जलवायु परिवर्तन। तो जो कॉप 16 था, तो कानकुन जलवायु सम्मेलन 2010 में हुआ था, जिसमें कॉप जो था 16 की बैठक हुई थी। फिर कॉप 17, राइट, कॉप 17 की बैठक कब हुई थी, 2011 में। कहाँ पर, डरबन में हुई थी। कॉप 18 की बैठक कहाँ हुई थी, दोहा में हुई थी 2012 में। तो यहाँ से तीनों प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। कॉप 18 की बैठक कहाँ हुई थी, तो कॉप 18 की बैठक हुई थी कहाँ पर, दोहा में। कॉप 18 की बैठक कब हुई थी, 2012 में। तो ये तीनों चीजें याद रखना, कॉप 17 डरबन 2011 में, कॉप 18 दोहा 2012 में, कॉप 19 की बैठक हुई थी बारसा सम्मेलन 2013 में, फिर कॉप 20 लीमा सम्मेलन हुआ लीमा में 2014 में, फिर कॉप 21 का जो सम्मेलन हुआ था वो पेरिस में हुआ था, फ्रांस में 2015 में, जिसको पेरिस सम्मेलन भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी रहा था। फिर मराकेश सम्मेलन हुआ था 2016 में, जिसको कॉप 20 कहा गया, मराकेश सम्मेलन। और कॉप 23 हो जाएगा, जिसको बॉन सम्मेलन कहा जाता है, ये कहाँ पर हुआ था, 2017 में, राइट। अब इसके अलावा भी जो अन्य मुख्य सम्मेलन है उनकी अगर हम चर्चा करें तो एक तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। मैंने बताया था कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही 1992 में पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो सम्मेलन था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, और इसमें ही जैव विविधता संधि या CBD, राइट, जैव विविधता संधि हुई थी। और इसी में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है UNFFC पर चर्चा हुई थी। हालांकि ये जो UNFCCC है ये कब लागू हुआ था, 1994 में। फिर क्या हो जाएगा, क्योटो सम्मेलन हो जाएगा। तो दरअसल ये कॉप 3 था, राइट। तो जो UNFCCC की जो बैठक थी जो क्योटो में हुई थी उसको क्योटो सम्मेलन कहते हैं। फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो जाएगा 2002 में हुआ था, नोसा दुआ सम्मेलन 2007 में हुआ था, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था, और रियो 20 सम्मेलन कब हुआ था, 2020 में। रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसमें आप 28 कर देंगे तो इसीलिए इसको रियो 20+ कहते। कब हुआ था, 2012 में। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं क्या अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है, इससे क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वो पूरा का पूरा हम समझते हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या है, तो देखिए हमारे वातावरण में, ठीक है, तो हमारे वातावरण में वाहनों से एवं उद्योगों से सल्फर के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ में क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं। तो जब प्रदूषण के कारण, जब वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, राइट, या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और जब यह अम्ल वर्षा की बूंदों में घुलकर पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, राइट। और अम्ल वर्षा का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो कई देशों पर पड़ रहा है। अम्ल वर्षा का जो प्रभाव है वो चीन का उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में पड़ रहा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पश्चिमी भारत में जिसमें महाराष्ट्र एवं गुजरात आते हैं, हुगली एवं फारस की खाड़ी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य क्या हो जाएगी, अमेरिका हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब जब अम्ल वर्षा होती तो उससे होता क्या है, एक तो मृदा की क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है, राइट। तो मृदा की अम्लीयता बढ़ने से जो है उत्पादन कम होता है, साथ ही साथ जो जलीय तंत्र है उसमें भी जल प्रदूषण होता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो
उनकी चमक चली जाती है या उनका क्षरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, ताजमहल। अब जो ओजोन क्षरण है उसको समझते हैं, ओजोन क्षरण एवं उसके प्रभाव। तो अम्ल वर्षा समाप्त, अब ओजोन क्षरण। ओजोन क्या होती है समझिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु या गैसों का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ही कई परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, और इसी समताप मंडल में ओजोन के कणों की एक परत पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का काम क्या है, यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेस को, या जिनको क्या कहते हैं, परावैंगनी विकिरण, इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर यह विकिरण नहीं पहुंच पाता है और जीव जंतु इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। ये इसका क्या होता है, महत्व होता है। अब अगर ओजोन के जो कणों की संख्या में क्या होगी, कमी आएगी, तो यूवी रेस कहां तक पहुंच जाएंगी, पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। उसको ही क्या कहते हैं, ओजोन क्षरण कहते हैं, राइट। तो ओजोन क्षरण क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर प्रीलिम्स के हिसाब से अगर आप देखें तो फैक्ट क्या याद रखने, सबसे पहली चीज तो यह है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण पाया जाता है, जिसमें जो ओजोन परत है वो कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में जब ओजोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट होता है, तो वह हानिकारक यूवी रेस को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। परंतु जब कभी भी पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन है उसका सांद्रण 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे हो जाता है, अर्थात ओजोन के कणों में कमी आ जाती है, तो उसको ही ओजोन छिद्र कहा जाता है या ओजोन का क्षरण कहा जाता है। सबसे पहले यह जो क्षरण था वो कहां पर बना था, अंटार्कटिका। तो सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर बसंत ऋतु में यह छिद्र देखा गया था। तो अंटार्कटिका के ऊपर बसंत ऋतु में यह छिद्र बनता है, जिसकी वजह से जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। क्लियर। चलिए अब अगर हम देखें तो जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपरी भाग में 35 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, राइट। और यह अपनी विशेष रासायनिक प्रकृति के चलते ही पृथ्वी पर हानिकारक परावैंगनी विकिरण को रोकती है। इसको किस में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है, राइट। यदि डॉप्सन का सांद्रण ओजोन का सांद्रण जो है वो 300 डॉप्सन होगा तो हानिकारक विकिरण नहीं आएंगे, लेकिन अगर 200 डॉप्सन यूनिट से नीचे चला जाता है तो उसको ओजोन छिद्र या ओजोन का क्षरण कहा जाता है। अब ओजोन को या ओजोन परत को कौन कौन सी गैसें क्या करती, नष्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन गैसों के यौगिक होते हैं, जिनका प्रयोग या जो CFC हैं इनका प्रयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एवं एयरक्राफ्ट में किया जाता है। इनसे CFC गैस निकलती है, और CFC में जो क्लोरीन का कण होता है वह 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। इसलिए CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। यदि ओजोन का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, तो ओजोन के क्षरण होने से सबसे पहला क्या होगा, ओजोन का क्षरण हो जाएगा तो सूर्य की परावैंगनी विकिरण कहाँ पर पहुंचेंगी, पृथ्वी पर, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर होगा, अल्सर बढ़ जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साथ ही साथ आनुवांशिक विकृतियां उत्पन्न होंगी, जैसे आंखों में ग्लूकोमा रोग हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा एवं घाव बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होगी, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं खाद्य श्रृंखला भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अब ये जो ओजोन क्षरण है इसको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो ये तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, राइट। तो ओजोन जो है, ओजोन परत है वो पृथ्वी पर बहुत ही जरूरी होती है, चूंकि CFC की प्रयोग की वजह से इसमें क्षरण हो रहा है। इसको रोकने के लिए 1987 में, कब, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था,
राइट। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन क्षरण को रोकने का जो है निर्णय लिया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, 16 सितंबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था, राइट। साथ ही साथ इस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के तहत 2010 तक के लिए CFC पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और ये भी निर्धारित हुआ था कि CFC की जगह पर CFC 131 का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चूंकि ये 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों और CFC के उत्सर्जन में नियंत्रण करें। अब ओजोन के संरक्षण के लिए और कौन कौन से कन्वेंशन हो जाएंगे? तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था ओजोन का क्षरण रोकने के लिए। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। फिर हुआ किगाली सम्मेलन 2016 में। चलिए अगला हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मा, शहरी ऊष्मा द्वीप, जिसको अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। अर्बन हीट आइलैंड क्या है उसको समझते हैं। तो शहरी ऊष्मा द्वीप या क्या हो जाएगा? अर्बन हीट आइलैंड हो जाएगा। देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो मृदा होती है, राइट, मृदा है या जो पेड़ पौधे हैं, मृदा या जो पेड़ पौधे होते हैं वो तापमान को साथ ही साथ पार्थिव विकिरण को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अब जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर लाखों में जनसंख्या होती है, 20-50 लाख की जनसंख्या होती है, राइट, तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर स्थल भाग ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसमें सड़कें जो है कंक्रीट की बनी होती हैं, बिल्डिंगें भी जो हैं कंक्रीट की बनी होती हैं। इस वजह से जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, तो बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट से बनी बिल्डिंगें, कंक्रीट से बनी क्या होती हैं? सड़कें होती हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गर्मियों के दिनों में जब ये प्रकाश आता है तो जो रात होती है, रात में क्या होती है? जो कंक्रीट गर्म हो जाता है, ये विकिरण को क्या करता है? निकालता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो शहरी क्षेत्र है उसमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है, और वो एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। तो उसको ही क्या कहते हैं? अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वनस्पति का कम होना, कंक्रीट का ज़्यादा इस्तेमाल होना, राइट। उदाहरण हो जाएंगे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर। तो शहरी ऊष्मा द्वीप क्या होता है, राइट, तो मैंने अभी बता दिया है। शहरी ऊष्मा द्वीप या अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, राइट, तो बड़े बड़े जो व्यापारिक शहर होते हैं उनमें कंक्रीट की बिल्डिंगें होती हैं, कंक्रीट की सड़कें होती हैं, साथ ही साथ जो है पेड़ पौधों की कमी होती है, खुले मैदान की कमी होती है। इसी की वजह से जब वो दिन में काफ़ी ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा को या सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और रात के समय उसी ऊष्मा का क्या करते हैं? वो उत्सर्जन करते हैं, जिससे गर्मियों के दिनों में शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय ये तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। उसको अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। अब जो अर्बन हीट आइलैंड है उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रदूषण हो जाएगा। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगा कि देखिए क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रदूषण हो जाएगा। तो एक तो क्या हो जाएगा? जो अर्बन शहर है, तो बड़े बड़े शहरों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, उद्योग हैं, घरों में गीजरों का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो आग लगने की घटना हो जाएंगी, उद्योग हो जाएंगे, गीजर हो जाएंगे। साथ ही साथ वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से उष्णता या जो तापमान है वो नियत बना रहता है। ये प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कारण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ऊष्मा का अवशोषण। तो बड़ी बड़े शहरों में ऊंची इमारतें होती हैं, कंक्रीट की ही सड़कें होती हैं, जिसकी वजह से जो कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। फिर ऊष्मा का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। तो बड़े बड़े शहरों में वाहन होते हैं, कांच होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, राइट, उनके द्वारा जो है ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, जिससे तापमान ज़्यादा होता है, राइट। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उनकी अपेक्षा उत्सर्जन क्या ज़्यादा होता है।
फिर शहरों की क्या हो जाएगी, ज्यामिति हो जाएगी, तो इमारतों की ऊंचाई हो जाएगी, उनके बीच में आपेक्षिक दूरी हो जाएगी। इस प्रकार की संरचनाएं भी ऊष्मा को क्या कर देती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं। अब इसके प्रभाव क्या हैं, हीट आइसलैंड के प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी, राइट। हीट आइसलैंड या अर्बन हीट आइलैंड की वजह से ही या शहरी ऊष्माद्वीप के कारण ही बड़े बड़े शहरों में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, क्योंकि ठंड के दिनों में ठंड नहीं लगती है और गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। इसीलिए हर एक घर में कूलर है, पंखा है, राइट, एसी है, साथ ही साथ फ्रिज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो कूलिंग के लिए एक तो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है कोयले का प्रयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो एक ओर ऊर्जा की मांग बढ़ती है, दूसरी ओर इसकी पूर्ति के लिए जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उससे ही वायु प्रदूषण में वृद्धि होती तथा ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, राइट। तो विद्युत की मांग की पूर्ति के लिए जो विद्युत निर्माण कंपनियां हैं वो कोयले का प्रयोग करके अधिक से अधिक बिजली बनाती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है और वायु प्रदूषण में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तीसरा, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, खतरा होते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें वायु इतनी ज़्यादा प्रदूषित होती है, कई प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ तापमान बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से भी कई प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ऐंठन है, सिरदर्द है, हार्ट स्ट्रोक है इत्यादि। इसके अलावा पादपों, वनों एवं पशुओं पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्यों के साथ साथ जो जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ऊष्माद्वीप के उपचारात्मक उपाय क्या हैं? अगर कोई शहर हीट आइलैंड बन चुका है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, हल्के रंग के सफेद छतों का उपयोग करना चाहिए। क्यों? देखिए, शहरों की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं उनमें यदि कंक्रीट जो है हल्के रंग की कंक्रीट सफ़ेद छतों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ऊष्मा का उत्सर्जक होता है, जिसकी वजह से तापमान क्या होगा, कम होगा। तो यदि ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित कर दिया जाएगा तो भी जो है तापमान क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ उच्च परावर्तक जो कोटिंग्स है उनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हरित भवनों के निर्माण पर क्या होना चाहिए, बल देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां होनी चाहिए, कांच होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनमें नीचे तक प्रकाश पहुंच जाए और लोगों को बिजली के मतलब प्रकाश के लिए जो है ना जलाना पड़े। साथ ही साथ हरित भवनों का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। तो पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, गार्डनिंग होना चाहिए एवं ऐसी अवसंरचना बनाया जाना चाहिए जिससे जो ईंधन दक्ष वाहनों का प्रयोग हो। तो इस तरीके से ये हमने जो है जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय परिवर्तन से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी उनको पढ़ लिया। तो पर्यावरणीय परिवर्तन से संबंधित अवधारणाओं को हम समाप्त कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।